जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में भाई अपनी क्लास लेकर के उज्ज्वल परिवार की तरफ से हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी चल रहा है, और पॉलिटी में अगर बात करें तो हमने एक प्ले लिस्ट भी बना रखी भाई। उज्ज्वल कोचिंग कैंपस जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें प्ले लिस्ट भी है। तो उस प्ले लिस्ट में मेरे ख्याल में 17-18 जो आपके वीडियो हैं, और उसी हिसाब से हम अपनी क्लासों को आगे बढ़ा रहे हैं और ये क्लासें आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है, जो पीछे लास्ट जो मेरी क्लास निकली थी जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, जो जहां से आपका शुरू होने वाला है, वो संघीय शासन व्यवस्था या संघीय व्यवस्था या संघ शब्द पर हम यहां पर बात करेंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है आपका वो है संघीय शासन व्यवस्था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संघीय शासन व्यवस्था या संघ। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें कि जो संघ जो शब्द है, ये शब्द आया कहां से, ये शब्द कहां से निकल करके आया, शासन में कैसे शामिल हुआ, उसके ऊपर बात करते हैं। तो संघ जो शासन शब्द है, इसकी बात करें तो ये लैटिन भाषा के संघ शासन जो शब्द है आपका, ये लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से निकल करके आया। कहां से निकल करके आया? फोइडस शब्द, लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से बना है, ये कह सकते हो आप। फोइडस शब्द से बना है, या ये कहीं ये यहां से निकल करके आया, बात एक ही है। अब देखो, इस फोइडस जो आपका लैटिन भाषा का जो फोइडस जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था। इसका अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसा शासन या ऐसा राज्य जो संधि या समझौता करके बनाया गया हो। जो संधि या समझौता करके बनाया गया हो, जो संधि या समझौते पर आधारित हो या करके बनाया गया हो। देखो दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं संघ, जैसे संघ जुड़ाव। आप लोग समझ ही नहीं है, संघ जुड़ना या जुड़ाव। यहां पर हमने बात करी संघ शब्द निकल करके कहां से आया, संघ शासन शब्द निकल करके कहां से आया, तो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से निकल करके आया, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि संधि के द्वारा या समझौते के द्वारा एक दूसरे से जुड़ना। संधि के द्वारा या समझौते के द्वारा एक दूसरे से जुड़ना, ये यहां पर निकल करके आया। तो जब संधि के द्वारा एक दूसरे राज्य, या आप कह सकते हो समझौते के द्वारा जो एक दूसरे राज्य आपस में जुड़े हैं, वो राज्य, उन राज्यों की इकाइयां भी हैं। अब उन राज्यों की इकाइयों में, संघों की इकाइयों में को हम किस नाम से जानते हैं? अब आगे अगला पॉइंट आपका ये निकल करके आता है कि जो संघ है वो तो हो गया, ठीक है, संधि से बना हो चाहे समझौते से बना हो। अब उसके अंदर जो इकाइयां हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, संघ शासन में इकाइयों को या संघ शासन की इकाइयों को हम किस नाम से जानते हैं? चलिए, अलग अलग तरीके की यहां पर बातें आती हैं। देखिए, राज्य, जैसा कि बहुत सारे राज्य मिलकर के किसी समझौते उसके साथ अगर वो संघ बने हैं, तो पहला तो क्या आ गया आपका, किस नाम से जानते हैं? राज्य। जो संघ की जो इकाई है वो क्या आपकी? राज्य। देखिए, क्वेश्चन मिल जाएगा कि इनमें से कौन सी इकाई संघ से संबंध नहीं रखती है? पहली राज्य। राज्य कहां पर कहा गया भाई? यूएसए के अंदर कहा गया, यूएसए के अंदर कहा गया। साथ ही हम बात करें इसकी दूसरी, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, किस नाम से जानते हैं? प्रांत। प्रांत कहां कहा गया भाई? कनाडा के अंदर कहा गया। प्रांत कहां कहा गया? कनाडा के अंदर कहा गया, यूएसए के अंदर या अमेरिका के अंदर कह सकते हो आप इसको। साथ ही इसे और किस नाम से जानते हैं? कैंटोन। किस नाम से जानते हैं इसे? कैंटोन नाम से भी इसको जानते हैं, कैंटोन। ये कहां कहा गया वैसे, इसकी इकाई को कैंटोन कहां कहा गया? स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड के अंदर इसे कैंटोन कहा गया। अब देखो, संघ यानी कि जो संघ बना है वो चाहे समझौता हुआ हो चाहे संधि हुई हो, उसमें आपका जो कैंटोन है, बहुत सारे कैंटोन मिलकर के एक संघ बना, या बहुत सारे राज्य मिलकर के एक संघ बना, या बहुत सारे प्रांत मिलकर के एक संघ बना। ये क्या होगी? छोटी इकाइयां होगी। ये किसकी? छोटी इकाइयां हो गई हैं एक संघ की। यहां पूछ लेगा कि कौन सी इकाई, इनमें से कौन सी इकाई, जो संघ की जो इकाई है उसे किस देश में किस नाम से जाना जाता है। यहां हम संघ की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, जिन लोगों ने कभी पॉलिटी पढ़ी भी नहीं है कभी, तो वहां से मैंने इस टॉपिक को उठाया है, वहीं से हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, फिर एक बार 1 सेकंड में आपको बताता हूं। हमने बात करी संघीय शासन व्यवस्था की, हम यहां पर बात करने वाले हैं संघ शासन की। मैंने बात करी संघ शासन, जो शब्द है लैटिन भाषा के फोडियस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौते के द्वारा जो बनाया गया राज्य, जो नया राज्य बनता है, एक बड़ा राज्य बनता है, संधि हो चाहे समझौता, उसके तहत है। और उसकी जो इकाइयां हैं, यानी कि जो संधि और समझौता होता है वो कहां होता है? कैंटोनों के बीच में, प्रांतों के बीच में, राज्यों के बीच में। तो राज्य जो कहा गया, कहां गया? भारत के अंदर भी हम राज्य के नाम से ही जानते हैं, जैसे स्टेट भी जानते हो, स्टेट के नाम से भी कनाडा कहा गया है, कनाडा में प्रांत कहा गया है, स्विट्जरलैंड में इसे क्या कहा गया? कैंटोन के नाम से इसको जाना गया। ये चीज यहां पर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, संघ जो शासन है, यहां पर एक तो इकाई की बात होगी। अब ये बनता, जो निर्मित होता है, जो संघ बना है, वो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे। अब ऐसे तो बना नहीं होगा, इसके पीछे जो रीजनों की बात करूं तो मैं यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहां पर 2 रीजन उठाए हैं। और उन 2 रीजनों की अगर मैं बात करूं तो पहला जो रीजन आता है आपका एकीकरण, और दूसरा आता है आपका विभेदीकरण। एकीकरण और विभेदीकरण। देखिए, पहले की बात करें, कारण की बात करें, या ये कह सकते हैं आप लोग कि जो संघ बना है, जो आपका संघ बना है, संघ शासन को 2 रूपों में निर्मित समझते हैं हम, या ये कह सकते हैं इसको, संघ शासन 2 रूपों में निर्मित होता है। संघ शासन 2 रूपों में निर्मित होता है या बनता है। आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। 2 रूप कौन कौन से हो गए आपके? नंबर 1 हो जाएगा आपका एकीकरण, एकीकरण। नंबर 2 में आ जाएगा आपका विभेदीकरण। बात को समझना भाई, विभेदीकरण। देखिए, एक एकीकरण है, एक विभेदीकरण है, यानी कि 2 तरीकों से आपका जो संघ बनता है, एक एकीकरण के द्वारा बनता है, एक विभेदीकरण के। या कारण की भी बात करें तो ये 2 कारण हो सकते हैं आपके। अब बताने को इस चीज को बोल सकते हो कि सर ये 2 कारण हो सकते हैं एक संघ बनने के, एकीकरण। इसमें क्या क्या कहेंगे हम लोग? बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखेंगे भाई। एकीकरण यानी कि बहुत सारे कमजोर, चाहे वो सैनिक रूप से कमजोर हो सकते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर शासन, एक साथ अपनी मर्जी से इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एकीकरण संघ। यानी कि बहुत सारे, आप कह सकते हो बहुत सारे जो कमजोर राज्य है, एक बड़े मजबूत संघ को निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, बहुत सारे, इसको समझेंगे आप, बहुत सारे राज्य या क्षेत्र, बहुत सारे राज्य या क्षेत्र जो सैनिक रूप से, बहुत सारे राज्य या क्षेत्र जो सैनिक रूप से या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और वो इकट्ठे होकर के एक मजबूत और शक्तिशाली संघ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक मजबूत व शक्तिशाली संघ का निर्माण करते हैं। पहली बात करी हमने, देखिए संघ बनने के पीछे 2 कारण मैंने आपको बताया, या 2 रूपों में हम इसको निर्मित करते हैं। एक आपका एकीकरण, एक आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण की, एकीकरण की हमने बात करी, यानी कि बहुत सारे कमजोर राज्य हैं जिनकी मजबूरी है, कमजोर हैं, जिन्हें डर है,
बहुत सारे कमजोर राज्य एक साथ जो सैनिक रूप से कमजोर हैं या फिर आप कह सकते हो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो इकट्ठे और एक मजबूत संघ का इन्होंने क्या किया, गठन किया, या एक मजबूत संघ एक नए राज्य के रूप में, नया राज्य या नया देश इन्होंने एक संघ बना दिया। यहां पे एक हो गया आपका एकीकरण। और इसका उदाहरण यानी कि दुनिया का, दोस्तों पूछा जा सकता है कि दुनिया का संघ का सबसे पुराना उदाहरण कौन सा है, दुनिया में संघ का सबसे पुराना उदाहरण, और वो एकीकरण के आधार पर आपका कह सकते हैं कौन आपका, यूएसए, दुनिया का पहला और सबसे प्राचीनतम भी कह सकते हो आप इसको, पहला, दुनिया का पहला और प्राचीनतम संघ कौन आपका, प्राचीनतम संघ कौन आपका, यूएसए। ये कब बना भाई, क्रांति के बाद। यूएसए में क्रांति हुई थी आपकी, अमेरिका के अंदर एक क्रांति हुई थी, और वो क्रांति आपकी कब हुई थी, यह क्रांति आपकी अमेरिका की क्रांति 1775 से 1773 के बाद। अब पूछा जाए 1775 से और 1783 में अमेरिका की क्या हुई थी भाई, क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद एक संघ बना जिसे यूएसए के नाम से जाना गया, जिसे किसके नाम से जाना गया, यूएसए के नाम से जाना गया। यह एकीकरण के आधार पर था, यह आप लोगों को पता होगा। जब ये मूल रूप से बड़ा सुंदर क्वेश्चन आता है, जब अमेरिका, देखना भाई, जब अमेरिका आपका संघ बन रहा था उस समय इसमें कितने राज्यों ने इन्वॉल्वमेंट लिया था, तो मूलतः अगर हम बात करें इसमें, मूलतः कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें 13 राज्य थे भाई, 13 राज्य थे जिन्होंने संघ बनाया था। और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अंदर कितने हैं आपके, 50 राज्य हैं भाई। वर्तमान में कितने राज्य, इसमें 50 राज्यों का यहां पर जिक्र किया गया। देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि दुनिया का सबसे पुराना आपका जो संघ है वो कौन सा है, और साथ ही बात करें इसमें मूलतः कितने थे ये भी आपको पता है। और ये संघ बना कब था, ये आपका 83 के बाद 1787 में। यहां बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन भी आता है कि विश्व के अंदर पहला लिखित संविधान भी किसका था, आपके अमेरिका का था। भारत के अंदर जो लिखित संविधान, विश्व के अंदर जो पहला लिखित संविधान था वो यूएसए का था। और वो संविधान भी आपका कब लिखा गया था, 1787 में विश्व का पहला संविधान लिखा गया था। और यहां पर बात आती है दोस्तों, ये संविधान लागू कब हुआ था, तो 1789 में, 1989 में आपका ये संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। संघ की बात करें तो संघ भी आपका 1787 में बना था। 1787 यहां शायद मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा है, मैं लिख देता हूं, 1787 में आपका संघ बना था। और जो संविधान है आपका, संविधान भी इसी समय लिखा गया था। दुनिया का पहला लिखित संविधान कह सकते हो आप इसको, पहला लिखित संविधान भी इसी डेट में था भाई, इसी सन के अंदर था। और 1789 में लागू हुआ था संविधान। और दुनिया का सबसे प्राचीनतम संघ भी आपका यही था। क्लियर हो गया। हमने देखो यहां पर बात करी एकीकरण संघ की। अब बात करेंगे हम विभेदीकरण वाले पे बात करेंगे। विभेदीकरण संघ की बात करें, यानी कि ऐसा संघ जिसमें राज्य या जिसके क्षेत्र अपनी मजबूरी से एक संघ, अपनी मजबूरी में नहीं अपनी मर्जी से, इसमें तो क्या थी, मजबूरी थी उनकी। मजबूरी क्या थी, वो आर्थिक रूप से या किस रूप से आपके कमजोर थे। और यहां मजबूरी नहीं है, विभेदीकरण में अलग अलग राज्य है अपनी मर्जी से एक संघ का निर्माण करते हैं, अपनी मर्जी से संघ का निर्माण करते हैं। अब ये संघ का निर्माण अपनी मर्जी से कर जरूर लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से संघ का निर्माण करते हैं। और इसका अगर मैं सबसे प्राचीनतम की बात करूं तो संघीय शासन की व्यवस्था में अगर हम बात करें तो कनाडा, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा आपका क्या, कनाडा। पुरानों में बात करें तो विभेदीकरण की अगर हमने बात करी तो इसमें क्या है, अपनी मर्जी से, और ये स्वायत्त होते हैं, यानी कि ये आजाद होते हैं, अपनी मर्जी से एक संघ का निर्माण करते हैं। हालांकि मर्जी यहां पर भी है, लेकिन क्या है, मजबूरी साथ में है। एकीकरण में क्या है, मजबूरी साथ में है। और इसकी अगर हम बात करते हैं दूसरे आपके संघ की बात करें तो कनाडा,
दूसरा संघ कहां पर आपका कनाडा, पहला आपका अमेरिका में मैंने बात करी, दूसरा कनाडा के अंदर। मूलतः की अगर हम इसमें बात करते हैं, मूलतः इसके अंदर 4 थे, 4 राज्यों ने मिलकर के कनाडा को संघ को बनाया था। और साथ ही अगर हम कनाडा संघ की बात करें कि 4 राज्यों ने मूलतः, तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में भी शायद इसमें 10 राज्य हैं जो मिलकर के संघ में शामिल है। 10 प्रांत कितने भाई, 10 प्रांत मिलकर के कनाडा संघ बनाए हुए हैं। आज हमने भाई ये आपका नया टॉपिक शुरू किया जिसमें संघीय शासन व्यवस्था या संघ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं। देखिए हमने बात करी संघ शासन जो शब्द है आपका लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से निकल करके आया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौते के द्वारा। यहाँ पर मैंने बात करी कि संधि और समझौते के द्वारा बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर के या बहुत सारे क्षेत्र आपस में मिलकर एक मजबूत संघ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। ये आप लोग बड़े बेटर तरीके से समझ चुके हो, मैं बता भी चुका हूँ। दूसरी फिर बात करी मैंने इसकी कि भाई जो संघ शासन की व्यवस्था की हम बात करें तो इसके अंदर जो संघ के अंदर जो इकाइयां होती हैं उन्हें किस किस नाम से जानते हैं, राज्य। आपसे पूछा जाएगा राज्य सबसे पहले कहां पर कहा गया, तो यूएसए के जो क्षेत्र था, यूएसए के अंदर जो संघ के अंदर थे उन्हें राज्य कहा गया। फिर प्रांत कहाँ कहा गया, कनाडा के अंदर प्रांत कहा गया। और कैंटोन कहाँ गया, स्विट्जरलैंड। और हाँ एक और यहाँ पे रह गया, और इसकी इकाई को गणतंत्र के नाम से भी जानते हैं भाई, गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार राज्य कहते हैं वैसे गणतंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप लोगों के लिए एक टफ से टफ क्वेश्चन है कि गणतंत्र के नाम से संघ की इकाई को कहाँ पर जाना जाता है, गणतंत्र के नाम से संघ की इकाई को कहाँ पर जाना जाता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद बात करी हमने कि भाई जो संघ शासन है वो हमें 2 रूपों में मिलता है, कि संघ ऐसे तो बना नहीं, कुछ न कुछ तो मजबूरी रही होगी, तो 2 रूपों में मिलता है हमें, एकीकरण और विभेदीकरण की बात यहाँ पर करी हमने। एकीकरण की बात करी तो बहुत सारे जो राज्य हैं या बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, छोटे क्षेत्र हैं जो सैनिक रूप और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्होंने मिलकर के क्या किया, एक मजबूत संघ का निर्माण किया। और जो दुनिया का जो पहला संघ निकल करके आया वो यूएसए के नाम से निकल करके आया। यूएसए का जो संघ था वो कब बना, क्रांति के बाद। तो अमेरिका की क्रांति, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि यूएसए में क्रांति कब हुई, तो 1775 से लेकर के 1783 तक यूएसए की क्रांति हुई थी। उसके बाद 1787 में यहां पर संविधान लिखा गया, और संविधान आपको पता है 1789 में लागू हुआ था। तो 1787 में यहां पर आपका संघ बनकर के दुनिया का पहला और प्राचीनतम संघ कह सकते हैं इसको, आपका बनकर के तैयार हुआ। यहां पर लोगों की, राज्यों की मजबूरी थी। ध्यान सिर्फ इतना रखना आपने, कैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुट करता है, घुमाता है, तो सिर्फ लोगों की मजबूरी के कारण, मतलब जो स्टेटों ने अपनी मजबूरी समझी, चाहिए सैनिक थी चाहिए आर्थिक थी, भाई इकट्ठे रहेंगे तो कुछ ज़्यादा कमा लेंगे, कुछ ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और साथ ही आपका जो दूसरा विभेदीकरण में क्या होता है कि बहुत सारे जो राज्य हैं अपनी मर्जी से, स्वायत्तता से अपने उसमें शामिल हो जाते हैं, एक संघ के अंदर शामिल हो जाते हैं, एक मजबूत संघ का यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग निर्माण करते हैं, एक मजबूत संघ का यहाँ पर निर्माण करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और जिसने स्क्रीनशॉट लेना 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद भाई आगे बात करते हैं। चलिए भाई, उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जो संघीय व्यवस्था है इसको एक बार फिर और मैं थोड़ा सा डीप आपको बड़े अच्छे तरीके से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, देख लेंगे आप लोग एक बार, अगर हो गया होगा मेरे ख्याल में। चलिए भाई, संघ, यूनिटी, जुड़ाव, बहुत सी क्लासें आप लोगों ने देखी होंगी इसके ऊपर। दूसरी साथ ही मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूँगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि आजकल जो पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अप होता जा रहा है। और इस यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस जो परिवार है आपकी इस लॉकडाउन में आपके साथ खड़ा है, पूरी मदद करेगा आपको, पढ़ाई से विमुख नहीं होने देंगे हम लोग। बस बशर्ते आप अपना प्यार दिखाते रहिए। अब मैं वो बात बार बार बोलूं कि यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो या भेज दो, तो वो समय खराब करने वाली बात है। तो आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको लगता है कि लाइक करनी चाहिए तो आप लाइक कर सकते हैं क्लास को, कमेंट्स देने चाहिए तो कमेंट्स दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं तो भाई आप लोगों की मर्जी है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा जाऊँ आप लोगों को, या हमारे जो भी सर हैं आप लोगों के बीच में क्लास लेके आएंगे, कितना भी अच्छा करा दें, यदि इस स्टेज पर यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि कम लोग देख रहे हैं तो लोग एक चीज़ का आकलन करते हैं, और ये सच्ची बात है। आकलन किस चीज़ का, यार इसको तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, यानी कि शिक्षा के स्तर का आकलन कर जाते हैं बेवजह, जिन्हें पता भी नहीं होता कि इसके अंदर क्या कराया गया। अरे बोले यार संख्या देखे, अरे यार इसको तो 100 लोगों ने देखा है, 200 लोगों ने देखा है,
तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे प्यारे मित्र हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको एक दूसरे को बताएं जरूर देखने के बाद। अगर आपको अच्छी लगती है देन वीकेंड से आप बता सकते हैं भाई इस क्लास को देखना, या इस यूट्यूब चैनल पे जो क्लासें आती हैं आपको बड़े अच्छे लेवल की मिलती हैं। और ये मेरा वादा है, चाहे मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर आएगा आपको बहुत बेहतरीन करा के जाएगा। कल से हमने जैसे इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करी हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास आ रही है, आज आपके बीच में पॉलिटी के बाद शायद मैथ की क्लास भी आ जाए। बड़ा अच्छा एक सिस्टम हम यहाँ पर आप लोगों को देने वाले हैं। लेकिन आप जो मोटिवेशन देते हैं, प्यार देते हैं, उसमें कोताही बरत रहे हैं भाई। हम यहाँ पे ये जो आपका मोटिवेशन और प्यार इसी के लिए आ रहे हैं। अगर आप हमें ज़्यादा देंगे तो हम ज़्यादा जोश में पढ़ाएंगे और बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। टीचर का जोश आपके कमेंट्स से, टीचर का जोश आपकी संख्या से बढ़ता है। तो आप एक बार संख्या दें हमारे को, एक बार संख्या बढ़ाएं यहाँ पे देखने वालों की, ताकि हमारा आकलन कोई कम ना करे। एक बार आकलन वाली जो बात है इसको एक बार विशेष तौर पे आप तवज्जो देकर के समझेंगे। चलिए, बहुत से पॉलिटिशियनों ने, बहुत से जो राजनीतिक थे, बहुत से राजनीतिकों ने, इसी संघ की बात अगर हम करते हैं तो बहुत से राजनीतिकों ने क्या किया, राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार क्षेत्र सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर इसे बांट दिया। भाई देखिए क्या किया, बहुत से जो राजनीति पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन थे, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय सरकार को या क्षेत्रीय सरकार को दो प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। देखेंगे आप लोग, देखिए राष्ट्रीय सरकार को एवं क्षेत्रीय सरकार को किसने? राजनीतिकों ने। राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार को कितने भागों में बांट दिया भाई? दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटा गया। यहां आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सरकार को, किसको भाई? राष्ट्रीय सरकार को या क्षेत्रीय सरकार को प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर बांट दिया भाई? प्रकृति के आधार पर। आप कह सकते हैं प्रकृति के आधार पर, के आधार पर। किसके आधार पर बांटा है? यहां समझना है मेरी बात को, मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता जो आपकी समझ में ना आए। प्रकृति के आधार पर बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हुए हैं, राजनीतिक लोग हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय सरकार को दो भागों में बांट दिया, जिसका सीधा संबंध किससे रहा है? संघ से भी रहा है। अब यहां पर दो में भागों में बांटा है, तो कौन कौन सा दो भाग हो जाएंगे भाई आपका? नंबर एक एकल और दूसरा आपका संघीय। एकल सरकार नंबर एक, और नंबर दो पे आपकी क्या जाएगी? संघीय सरकार। भाई सरकार, एक एकल सरकार में बांट दिया, दूसरा आपका संघीय सरकार में बांट दिया। अब ये बहुत जरूरी है, किसको बांटा? राष्ट्रीय सरकार को बांटा, एकल और संघीय सरकार, और दोनों का प्रकार समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप संघ शासन या संघीय व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकल सरकार की। यहां पर हम बात करेंगे कि जो एकल सरकार है वो क्या है। एकल सरकार आपका क्या है, हम यहां पर बात करेंगे एकल सरकार की। अगर हम बात करते हैं एकल सरकार को, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, समस्त, इसमें समस्त शक्तियां और कार्य करने की शक्ति इस सरकार में, समस्त कार्य करने की वह समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। समस्त कार्य करने की वह समस्त टोटल शक्तियां, पूरी की पूरी शक्तियां इसमें किसमें? केंद्र में निहित होती हैं। यानी कि कोई भी फैसला लेगा या कोई भी काम करेगा तो कौन करेगा? एकल सरकार के अंदर आपका कौन करेगा भाई? एकल सरकार के अंदर आपका जो केंद्र सरकार है, जो एकल सरकार में जो केंद्र में है वो काम करेगा, उसी के पास काम करने की पावर है, वही उस काम को कर सकता है। यानी कि सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं आपकी वो किस में निहित कर दी? एकल सरकार के अंदर, केंद्र के अंदर निहित कर दी हैं। उसमें आपको क्षेत्रीय जो सरकारें हैं उनमें किसी भी प्रकार की यहां पर कोई शक्ति का विभाजन
नहीं किया गया। मोटे तौर पे ये समझेंगे आप लोग, जो एकल जो सरकार आपकी रही है, एकल सरकार में सारी शक्तियां किसके पास नहीं। आपसे क्वेश्चन करेगा कि किस प्रकार की सरकार में सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, तो एकल जो सरकार है, एकल सरकार में सारी शक्तियां आपकी केंद्र के अंदर निहित होती हैं। यह आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। और दोनों साथ ही क्या करें, निहित होती है, जो काम करने की शक्ति और दूसरी शक्तियां, दोनों का यूज या प्रयोग कौन करता है? आपका केंद्र करता है। अब आ जाओ आप संघीय सरकार में। संघीय सरकार, संघीय सरकार में अगर हम बात करें तो संघीय सरकार में यहां पर क्या होता है? संघीय सरकार में इसमें शक्तियां संविधान के द्वारा, इसमें सीधा सा समझेंगे, देखिए इसमें जो शक्तियां हैं, शक्तियां संविधान के द्वारा शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों में बांट दी जाती हैं, या इस शब्द को आप दूसरे तरीके से विभाजित की जाती हैं। समझना भाई, इसने क्या बोला? जो संघीय सरकार है, संघीय सरकार में, यानी कि आपको संघ शब्द का मैंने मतलब आपको समझाया था। संघीय सरकार में क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के अंदर विभाजित होती हैं। मोटा सा अंतर है। ऊपर वाले की बात करी तो मैंने उसमें क्या है, पूरी केंद्र के अंदर होती है, इसमें क्या होती है, विभाजित होती हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर है, देखिए समझाया भी नहीं जाता है, लोग बताते भी नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यहां सीधा सा क्वेश्चन लिखा गया कि केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कौन करता है? केंद्र व राज्यों में शक्तियों का जो बंटवारा है वो कौन करता है? तो वो आपका संविधान के अनुसार या संविधान के द्वारा इनको बांटा जाता है। ये आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। चलिए अब एकात्मक जो स्वरूप है आपका, हम यहां पर बात करें जो सरकार की है, एकल सरकार की अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप लोग समझ गए होंगे एकल सरकार में, इसमें या उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात इसको ले सकते हैं तो आप इसमें नोट कर सकते हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, चीन है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन आप नोट कर सकते हैं भाई, साथ साथ में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, बेल्जियम, स्पेन आदि एकल जो सरकार आपकी यहाँ एकमत स्वरूप कह सकते हो आप इसको। जबकि भारत है, अमेरिका है, भारत, अमेरिका, ये सारे आपके क्या जाएंगे? भारत हो गया आपका, अमेरिका हो गया, इसमें आपका संघीय स्वरूप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें शक्तियों का क्या क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए भाई, अब जब इतनी सी चीज आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो एक छोटा सा जो आपका एकल सरकार और संघीय सरकार में एक अंतर बताऊंगा मैं आपको, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लेना भाई, ठीक है। चलते हैं भाई आगे। देखिए एकल सरकार में क्या होता है और संघीय सरकार में क्या होता है या क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। देखिए संघीय सरकार की बात करेंगे, सरकार ले लो यहां पर आप एकल ले लो भाई, एकल सरकार। नंबर 1 यहां पे रहेगा आप लोगों का दोहरी सरकार, राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार। क्या रहेगा भाई? दोहरी सरकार रहेगी। दोहरी सरकार रहेगी। दोहरी सरकार बोले तो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा आपका? दूसरी बात रहेगी इसके अंदर भाई लिखित संविधान। लिखित संविधान, लिखित संविधान
एकल में अगर हम बात करें तो यहां पर केंद्र में सरकार है भाई, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। दूसरे पॉइंट यहां पर क्या है आपका, लिखित संविधान की बात करें तो यहां पे आपका कैसा संविधान, लिखित हो भी सकता है और नहीं भी। एकल संविधान आपका, यहां पे एक चीज और देखेंगे, एक एकल सरकार में केंद्र सरकार राष्ट्रीय सरकार भी बना सकती है और क्षेत्रीय सरकार भी बना सकती है। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्र सरकार भी बना सकती है, इसकी मर्जी भाई बना सकती है। इसमें जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका यहां लिखित संविधान है तो ये आपका अलिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, अलिखित व लिखित भी हो सकता है भाई, लिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान भी हो सकता है आपका एकल सरकार के अंदर। अब आप बात करोगे सर लिखित कहाँ का है, तो फ्रांस का आपका लिखित है और ब्रिटेन में अलिखित है। लिखित संविधान, अलिखित की बात करोगे तो ब्रिटेन में, वहाँ पर आपकी एकल सरकार है। लिखित की अगर हम बात करते हैं तो आपका फ्रांस के अंदर है, वहाँ पर आपकी एकल सरकार है। तो संविधान आपका कैसा भी हो सकता है। दोनों चीजें फिर समझेंगे। देखिए संघीय सरकार की बात करें तो दोहरी सरकार होगी ही होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहाँ पर एकल केंद्र की सरकार राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्र सरकार बना भी सकती है और नहीं भी, उसकी मर्जी है भाई। अखिल अलिखित व लिखित संविधान, यहाँ पर क्या आपका लिखित संविधान है, यहाँ पे अलिखित है। अलिखित संविधान कहाँ पर आपका, ब्रिटेन के अंदर। लिखित संविधान कहाँ पर आपका, फ्रांस के अंदर। और दोनों देशों के अंदर किस प्रकार की सरकार आपकी एकल सरकार यहाँ पर, या एकल शासन व्यवस्था यहाँ पे कह सकते हो। संविधान की सर्वोच्चता, आप क्या कह सकते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। तो यहां पर ये कह सकते हो संविधान की सर्वोच्चता। इसमें आपका संघीय सरकार में क्या हो सकता है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, हाँ सॉरी, संविधान की सर्वोच्चता। दोहरी संघीय जो सरकार है आपकी, वहां पर क्या रहेगा भाई, आपका संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। संविधान शक्तियों का, इसमें संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। इसमें आपकी सर्वोच्चता हो सकती है या नहीं भी हो सकती। उसमें आपका कठोर संविधान, साथ में इसका ले लेंगे अगला आपका चौथा, आपका कठोर संविधान। यहां पर आपका सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भी। यहां पे कठोर की बात करें तो ये आपका लचीला, लचीला व कठोर दोनों हो सकता है। और एक आध अंतर आप समझ सकते हैं, समझने को एक और अंतर आ जाएगा आपका भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका। यहां पर स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है भाई, दोनों सी बातें हैं। स्वतंत्र हो सकती है और नहीं भी। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहां पर आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है और नहीं भी। एक बार फिर साथ के साथ नोट करेंगे। देखिए हमने संघीय सरकार की बात करी और एकल सरकार की। यहां पर आपकी दोहरी सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार। यहां पर हम बात करें केंद्र सरकार राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्र सरकार बना भी सकती है। यहां पे लिखित संविधान, यहां पे लिखित अलिखित संविधान हो सकता है। यहां पर आपका संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो यहां पे संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी। साथ ही यहां पर बात करें कठोर संविधान तो यहां पर आपका कठोर व लचीला दोनों हो सकते हैं आपका संविधान। साथ ही यहां पर बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका की तो यहां स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी। अब ये चीज जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका स्वतंत्र न्यायपालिका कहां पे नहीं है आपकी, जैसे एकल सरकार आपके ब्रिटेन, ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन आपका संसद है, तो वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। तो आप यहां पे कह सकते हो इस बात को। तो ये बहुत सारे अंतर थे, आपने इनको साथ साथ नोट कर भी लिया होगा। चलिए ये आपकी बातें थी भाई, जहां हमने बात करी थी एकल और इसको समझाने के लिए। अब हम बात करेंगे अपने किसकी, भारत की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, भारत की। तो भारत में कैसे क्या कुछ है इसकी बात करेंगे। देखिए इससे पहले कि मैं भारत के संविधान, इसकी अपनी सर्वोच्चता के बारे में बात करूं या संघ सरकार के बारे में बात करूं, तो यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो काफ़ी बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, काफ़ी बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपकी अलग से रह गई है। देखिए संघीय मॉडल की मैंने यहाँ पर बात नहीं करी है। एक वर्ड आता कई बार, संघीय मॉडल में आपकी जो सरकार है वो किस प्रकार की हो सकती है, संघीय सरकार का किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक बार इसको आपने शायद नोट कर लिया होगा। आगे चलता हूँ, अभी मैं रफ कर रहा हूँ इसको एक बार। चलें भाई,
संघीय मॉडल, संघीय मॉडल में केंद्र सरकार को किस नाम से जाना जाता है? काफी बार एक क्वेश्चन देखा भी था मैंने भाई, संघीय मॉडल में जहां पर संघीय मॉडल अपनाया गया तो केंद्र सरकार को किस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर, सॉरी भाई, वो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय सरकार को संघीय मॉडल में, राष्ट्रीय सरकार को संघीय मॉडल में, राष्ट्रीय सरकार को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार। दूसरा क्या कहा जाएगा? एक दूसरा संघीय सरकार। संघीय मॉडल में जो आपकी राष्ट्रीय सरकार, उसे केंद्र सरकार के नाम से जान सकते हैं हम, उसे हम संघ सरकार के नाम से जान सकते हैं उसको। साथ ही केंद्रीय सरकार का आपका हो गया, और क्षेत्रीय सरकारों को क्षेत्रीय सरकारों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जानते हैं। राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जानते हैं। यहाँ पे ये आपका छूट गया था भाई बीच में। संघीय मॉडल व्यवस्था में हम सरकारों को या राष्ट्रीय सरकार को किस नाम से जानते हैं? केंद्र सरकार कह सकते हैं, संघ सरकार कह सकते हैं, क्षेत्रीय सरकारों को हम प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी सरकार को किस प्रकार के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक बार, देखिए भारत में जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत में किसको अपनाया गया है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ये आप लोगों को पता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो भारत में जो संघ शब्द है वो कहां पर यूज किया गया है? पहली बात तो, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का यही निकल करके आता है कि भारत में जो संघ शब्द है वो कहां पर यूज किया गया है? भारत में संघ शब्द, यहां पर भाई संघ सरकार, संघीय सरकार या संघ सरकार भी कह सकते हो आप उसको, संघ सरकार, सॉरी। देखिए, भारत में संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे। हां, एक्ट नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत कह सकते हो राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ये एक शब्द यूज किया गया है भाई, एक शब्द यहां पर यूज किया गया है कि भारत राज्यों का संघ। ये अलग नहीं है, भारत राज्यों का संघ की बात कही गई है यहां पर। अब भारत राज्यों का संघ, ये भीमराव अंबेडकर ने यहां पर एक अब बताया था, B.R. अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात बोली थी यहां पर कि इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब ये है कि जो विश्व का सबसे प्राचीनतम जो संघ है आपका USA, उससे अलग करता है। वहां पर उनकी जो संघीय व्यवस्था है उसमें क्या है कि कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से अलग हो सकता है। यहां भारत के अंदर कोई भी संघ से अलग नहीं हो सकता, राज्य, कोई भी राज्य भारत के संघ से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है, यह आप लोगों को पता है। जैसे मैं बात करूंगा, देखिए दो चीजें यहां पर उसने बताई। पहली क्या बताई कि भाई यह USA से अलग है, पहली बात तो ये। इसी में इसने क्या बोला कि यह राज्यों की सहमति से नहीं बना है। इसका अर्थ भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है कि जो भारत राज्यों का संघ है उसमें नंबर 1 यह है, राज्यों की सहमति से नहीं बना है। पहली बात करें हम। दूसरी बात, यह संघ अविभाजित है, यह अविभाजित, मतलब यह टूट नहीं सकता। ये दो चीजें हमें USA के संघ से अलग करती हैं,
यूएसए के संघ से हमें क्या करती हैं, अलग करती हैं। फिर बात को समझेंगे। देखिए एक्ट नंबर 1 भारत के संविधान में क्या बोलता है, भारत राज्यों का संघ है। भीमराव अंबेडकर ने यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि यह राज्यों की सहमति से नहीं बना, इसका मतलब। और दूसरी बात यह कि अविभाजित है, और ये दोनों चीजें हमारे को कहां पर, यूएसए से अलग करती हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, जो आप लोगों से किसी भी अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संघ में और यूएसए के संघ में फर्क क्या है, ये बता देंगे फर्क क्या है। हो सकता है अगर ये पूछ लिया कि कौन सा अनुच्छेद या किसके द्वारा ये फर्क घोषित किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर ने इसका मतलब बताया था कि भारत राज्यों का जो संघ है। यहां पर एक चीज और यहां बड़ी अच्छी निकल करके आती है आप लोगों की। देखिए सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपका एक एक्ट है, एक्ट की अगर मैं बात करूं, एक्ट नंबर 246 एक एक्ट है आपका, एक्ट नंबर 246 भारत में संविधान में शक्ति विभाजन। देखिए यहां क्वेश्चन आता है आपका, भारत में शक्ति विभाजन का जिक्र कहां पर, या शक्ति विभाजन कहां पर किया गया है, तो एक्ट नंबर 246 ये डिफाइन करता है कि भारत में शक्तियों का, भारत संघ में शक्तियों का विभाजन किया गया है। सिर्फ 2 ये भी आपको संघ के बारे में बताता है, ये भी संघ की विशेषता बताता है कि भारत के संविधान में शक्ति विभाजन की जो व्यवस्था है आपकी 246 में की गई है। ये बड़ा अच्छा और शानदार क्वेश्चन मिलता है। साथ ही भारत राज्यों का संघ होगा, ये आपका एक्ट नंबर 1 में बताया गया है, और उसके अंदर हमें यूएसए से अलग किस प्रकार से किया है, ये आप लोगों के बीच में, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख दिया है। चलिए भाई ओके, साथ ही आगे बात करें हम, एक तो ये बात होगी हमारी, दूसरी बात एक तो ये अलग हो गया हमारा यूएसए से, दूसरा एक्ट नंबर 246 के अंदर भी ये दिखा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा बनता है, 246 भी आपका यही बोल रहा है। अब बात आती है कि भारत राज्यों का संघ, भारत में अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में जो संघीय व्यवस्था है ये कहां से ली है, संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था, अच्छे से समझना भाई इस बात को दोस्तों मेरे, ध्यान से देखेंगे। भारत में जो संघीय व्यवस्था है, कहने को तो हम कह सकते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। अब 1935 में हमने कहां से प्रभावित होकर के लिया है, तो कनाडा से। कहां से प्रभावित होकर के लिया है, तो भारत में जो शासन व्यवस्था आपकी हमने कहां से ली है, भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा से प्रभावित होकर के हमने ये लिया है भाई, किसके अंदर, 1935 में। और ये 1935 देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, सीधा सा अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था कहां से ली हमने, तो कनाडा से। अगर बीच में 1935 ऑप्शन आ गया है दोनों ए और बी में, तो फिर सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। या तो क्वेश्चन में ये मिलेगा कि 1935 में जो संघीय व्यवस्था थी भारत शासन अधिनियम में, वो कहां से प्रभावित होकर के ली थी हमने, तो कनाडा से प्रभावित होकर के हमने यहां पर ली थी। चलिए दोस्तों, बार बार मुझे इशारा किया जा रहा है कि सर समय समाप्त हो रहा है आपका, तो ज़्यादा कुछ ना बोलते मैं एक बार आपको 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा, देखता हूं क्या हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पर संघ शब्द के बारे में जाना। संघ शब्द जो है, संघ शासन व्यवस्था जो है, ये जो आपका लैटिन भाषा के फेडियस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि संधि या समझौते के द्वारा जो शासन व्यवस्था की जाती है, या जो बहुत सारे क्षेत्र आपस में मिलकर के संघ बनाते हैं, ये बात हुई थी। साथ ही हमने ये बताया कि जो संघ जो बनता है, इसके पीछे कारण की बात करी थी। कारण आपके 2 हो सकते हैं, एक तो एकीकरण होता है, दूसरा आपका विभेदीकरण होता है। एकीकरण में मैंने बात करी थी कि बहुत सारे क्षेत्र या राज्य जो सैनिक रूप से व आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो राज्य आपस में मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। दूसरे विविधीकरण में हमने बात करी थी कि राज्य अपनी मर्जी से एक संघ बनाते हैं, तो विविधीकरण वाली बात भी हमने यहाँ पर की थी। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो आपकी संघीय शासन या संघीय सरकार है, उसको प्रकृति के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्रकृति के आधार पर मैंने 2 भागों की बात करी थी कि प्रकृति के आधार पर जो हम उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका एकल सरकार है और दूसरी हमने बात करी थी संघीय सरकार की बात करी थी। उसमें फिर मैंने आपको हल्का सा बोला था कि एकल जो संघीय सरकार, एकल सरकार वो क्या, उसमें केवल केंद्र के अंदर एक सरकार होती है जिसके पास सारी की सारी पावर काम करने की, और सारी की सारी पावर केंद्र सरकार के अंदर निहित होती है। साथ ही बात करी थी हमने संघीय सरकार की, तो संघीय सरकार में क्या होता है कि इसके अंदर दोहरी सरकार होती है।
इसके अंदर शक्तियों का विभाजन होता है, राज्यों तथा केंद्र सरकार के अंदर शक्तियों का विभाजन होता है, ये हमने बात करी। उसके बाद हमने थोड़ा सा अंतर पढ़ा था कि भाई एकल में क्या होता है और संघीय में क्या होता है। संघीय में बताया दोहरी सरकार है, एकल में एक सरकार है और दूसरी क्षेत्रीय सरकार बना भी सकता है, नहीं उसकी मर्जी है। साथ ही बात करी थी हमने कि लिखित संविधान होता है, जो संघीय सरकार उसमें लिखित संविधान होता है, तो जो आपकी एकल है उसमें हमने बताया था भाई वो लिखित और अलिखित दोनों हो सकती हैं। लिखित की बात करी थी मैंने फ्रांस की और अलिखित की बात करी थी मैंने ब्रिटेन की। साथ ही बात होती है भाई कठोर संविधान होता है आपका, कहां पर कठोर संविधान होता है आपका, जो संघीय सरकार है, और वहां पर आपका कठोर व लचीला दोनों प्रकार का संविधान हो सकता है। साथ ही बात करें संविधान की सर्वोच्चता की, तो वहां पे हो भी सकती है, नहीं भी। साथ ही बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो वहां पर हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये मैंने आप लोगों को अंतर भी बताने की कोशिश करी है। उसके बाद फिर हमने बात करी जो एक संघीय मॉडल की बात करी, तो संघीय मॉडल में सरकार को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता, संघीय मॉडल में सरकार को हम किस नाम से, केंद्र सरकार कह सकते हैं, संघीय सरकार कह सकते हैं, संघ सरकार के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ये भी अपनी बात हुई थी। साथ ही हमने और यहां पर बात करी अगली अपनी कि भाई जो भारत में हमने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, बिल्कुल सही बात है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था को हमने कहां से अपनाया, भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाया है। और भारत में संघीय शासन व्यवस्था 1935 में कहां से प्रभावित होकर के आई है आपकी, तो कनाडा से प्रभावित होकर के आई है। अब दोस्तों यहां पर एक बात बड़ी विशेष आई थी कि हमारा जो संघ है वो यूएसए से कैसे अलग है, तो यहां का जो संघ है वो यूएसए से अलग है। भारत राज्यों का संघ, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं भारत राज्यों का संघ, अच्छा इससे पहले लिखा था भारत राज्यों का, ये रहा भारत राज्यों का संघ। यह डिफाइन करता है कि भारत के जो राज्य हैं वो शामिल तो हो गए हैं लेकिन अपनी मर्जी से संघ को तोड़ करके जा नहीं सकते। यहां पर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के जनक जाने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात बोली थी कि भाई भारत राज्यों का जो संघ है ये क्या बोलता है, यह राज्यों का सहमति से नहीं बना है। जो भारत में जो संघ है ये राज्यों की सहमति से नहीं बना है। इसका मतलब सीधा सा ये दूसरा पॉइंट ये था, यह अविभाजित है, यानी कि यह संघ आपका टूट नहीं सकता है। ध्यान रखना, आप लोगों से फिर पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि संघ शब्द का भारत के संविधान में कहां पर उल्लेख है, तो मित्रों, दोस्तों, भाई और बहनों, संघ शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि संघ राज्यों का संघ ये एक ही वर्ड है। कभी किसी भाई के दिमाग में ये चल रहा हो, किसी ने पढ़ा दिया हो, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बता दिया हो कि संघ शब्द का पहले एक्ट नंबर 1 में डिफाइन किया गया, नहीं, राज्यों का संघ वो एक शब्द है। ध्यान रखना इस बात का, ये हमारे भीमराव अंबेडकर साहब बोल के गए हैं। साथ ही हम यहां पर शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं क्योंकि संघ के अंदर शक्तियों का विभाजन होता है और वो विभाजन आपका कहां पर किया गया है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन एक्ट नंबर 246 के अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया था। और ये बात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरा, ये आपका हो चुका 1935, कहां से लिया हमने, कनाडा से प्रभावित होकर के। और यहां पर जो व्यवस्था है वो कनाडा की तरह है, ना कि आपकी यूएसए की तरह है, ना कि आपकी यूएसए की तरह है। अब भारत के अंदर जो संघ है, एक लास्ट मैं 2 मिनट फालतू लूंगा, मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट चाहूंगा, सर चाहिए मुझे 2-4 मिनट और चाहिए। एक बार एक बहुत अच्छी बात यहां पे निकल करके आ रही है, ये आप लोग इसको समझेंगे, एक बहुत बढ़िया तरीके से आपके बीच में मैं बताने की कोशिश भी करूंगा। इस बात को बड़े ध्यान से, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी, आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में जो संघ सरकार की यहां पर हम बात करते हैं तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था, ये चीज भी हमारे को दुनिया से अलग करती है। और ये इस प्रकार की जो मिली है ये केवल भारत के अंदर या दुनिया के अंदर। अब पूछोगे सर ऐसा क्या है इन दोनों वर्डों में, अरे भाई, एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि एक व्यक्ति का शासन, और यहां पर संघीय शासन व्यवस्था यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर के यहां पर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मल समय में राज्य प्लस केंद्र दोनों सरकार मिलकर के अपना काम करती हैं। नॉर्मल समय में राज्य प्लस केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के काम करती हैं। और दोस्तों, जब इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, उस समय भारत की जो शासन व्यवस्था है वो आपकी चेंज होकर के क्या हो जाती है, एकात्मक शासन व्यवस्था।
क्योंकि वहां उस समय किसी भी प्रकार का राज्य, आपका केंद्र राज्य सब कुछ किसके अधीन आ जाता है? राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। सब कुछ किसके, जब इमरजेंसी लगाता है राष्ट्रपति तो पूरे देश पर जो शासन होता है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था के तहत राज किया जाता है, और संघ नॉर्मल समय में, और ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। ध्यान रखना इस बात का। समय मुझे बार बार मेरी टीम की तरफ से इशारा किया जा रहा है, माफी चाहूंगा दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर शिक्षा को यदि कम लोग देख रहे हैं तो शिक्षा के सत्र का आकलन कर लेते हैं लोग। मैं रिक्वेस्ट, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया करके संख्या बढ़ाइए, ताकि हमारे जो सर आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के आ रहे हैं, मैं बार बार शेयर करो, उसको लाइक करो ना करो आप, लेकिन अगर एक बार जरूर देख करके, यदि आपको लगता है कि हाँ क्लास के अंदर दम है, कंटेंट के अंदर दम है, आपको बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उज्जवल परिवार कोशिश कर रहा है लॉकडाउन में आप लोगों का साथ देने की कोशिश कर रहा है, अगर आप प्यार नहीं दिखाएंगे तो हम भी हार जाएंगे दोस्तों। वैसे हारने वालों में है नहीं, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। आप एक बार कोशिश तो करो, इस संख्या को बढ़ाइए भाई, शेयर करिए, किसी को बताइए कि एक बार कंटेंट देख तो सही भाई, एक बार क्लास का लेवल देख तो सही। और ये बड़ी विडंबना है भारत के अंदर कि संख्या देख करके लोग एजुकेशन के सत्र का आकलन कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। जगह देख करके, अरे या कोदा से जगह देख करके आकलन नहीं होना चाहिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, नए जोश के साथ। हमारे अगले सर आएंगे आप लोगों के बीच में दूसरी क्लास लेकर के। थैंक यू, जय हिंद भाई।